नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय। मैं सत्यम ठाकुर फिर से स्वागत करता हूँ आप लोगों को दरोगा अड्डा पे। और एसपीडी का जो सामान्य विज्ञान का बुक है पीला वाला, जिसको टॉपर्स चॉइस बोलते हैं, उसको एक वीडियो और है, पूरा बायोलॉजी खत्म हो जाएगा। तो चलिए इसको पढ़ने के साथ साथ याद करेंगे, हम और आप दोनों मिलकर इसको याद करेंगे। शुरू करते हैं। कहता है कि विटामिन होता है, तो विटामिन क्या होता है? एक जटिल कार्बनिक यौगिक है। विटामिन क्या होता है? एक जटिल कार्बनिक यौगिक है। अच्छा, विटामिन की खोज किसने किया था? तो कैसिमिर फंक ने, मतलब आप फंक सिर्फ याद रख सकते हैं, कैसिमिर फंक ने किया था। तो विटामिन की खोज किसने किया था? कैसिमिर फंक ने। अच्छा, जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन है? बी और सी, ये तो आप लोग जानते ही हैं। अच्छा, वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन है? तो वसा में देखिए, जल में तो घुलता है बी और सी केवल, लेकिन वसा में घुलता है दोस्तों ए डी ई के। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, तो मतलब ए डी ई के आप याद रख सकते हैं। तो वसा में घुलनशील है ए डी ई के विटामिन, ठीक है। अच्छा, विटामिन ए तथा विटामिन बी की खोज मैकुलन ने किया था। विटामिन ए और विटामिन बी का खोज मैकुलन ने किया था, ठीक है। एक बार फिर से देखेंगे। कहता है दोस्तों कि विटामिन क्या होता है? तो विटामिन एक जटिल कार्बनिक यौगिक है। विटामिन की खोज कैसिमिर फंक ने किया था। जल में घुलनशील विटामिन बी और सी है। वसा में घुलनशील विटामिन है ए डी ई के। विटामिन ए तथा बी की खोज एक ही वैज्ञानिक मैकुलन ने किया था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे दोस्तों, विटामिन सी की खोज किसने किया था? तो विटामिन सी की खोज होलकट ने किया था। विटामिन सी की खोज आप होलकट बोल सकते हैं, ठीक है। तो विटामिन सी की खोज होलकट ने किया था। अच्छा, विटामिन डी की खोज हॉपकिंस ने किया था। विटामिन डी की खोज हॉपकिंस ने किया था। विटामिन डी की खोज हॉपकिंस ने किया था। अच्छा, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो रेटिनॉल है। रतौंधी होता है विटामिन ए से। अच्छा, विटामिन ए का मुख्य स्रोत क्या है? गाजर है। शरीर में विटामिन ए संचित कहाँ रहता है? तो यकृत में। शरीर में जो दोस्तों विटामिन ए संचित रहता है वो यकृत में संचित रहता है। विटामिन बी वन का रासायनिक नाम थायमिन है। विटामिन बी वन का दोस्तों रासायनिक नाम थायमिन है। और बेरी बेरी रोग होता है विटामिन बी वन की कमी से, ठीक है। इसमें कुछ याद करने वाला चीज़ है, जो कुछ आपको याद है उसको एक ही बार बोलेंगे, और दोस्तों जो आपको याद नहीं उसको दो तीन बार बोलेंगे। देखिए, विटामिन सी की खोज होलकट ने किया था। विटामिन सी की खोज होलकट ने किया था, ठीक है। विटामिन डी की खोज हॉपकिंस ने किया था। विटामिन डी की खोज दोस्तों हॉपकिंस ने किया था। विटामिन ए का नाम आप रेटिनॉल जानते हैं, रतौंधी होता है विटामिन ए से। विटामिन ए का मुख्य स्रोत गाजर होता है। अच्छा, विटामिन ए कहाँ संचित रहता है? तो यकृत में रहता है। विटामिन बी वन का नाम थायमिन है, और बेरी बेरी रोग विटामिन बी वन की कमी से होता है। उम्मीद करते हैं कि आपको याद हो रहा होगा और आप इंजॉय भी कर रहे होंगे। देखिए, विटामिन बी टू का रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन है। विटामिन बी टू का रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन है। विटामिन बी टू का रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन है। विटामिन बी थ्री का रासायनिक नाम नियासिन है। विटामिन बी थ्री का रासायनिक नाम नियासिन है, ठीक है। अच्छा, पेलाग्रा रोग होता है विटामिन बी थ्री की कमी से। दोस्तों, पेलाग्रा रोग होता है विटामिन बी थ्री की कमी से। अच्छा, विटामिन बी फाइव का रासायनिक नाम है पेंटोथेनिक। विटामिन बी फाइव का रासायनिक नाम है पेंटोथेनिक। विटामिन बी फाइव का रासायनिक नाम है पेंटोथेनिक। अच्छा, विटामिन बी सिक्स का रासायनिक नाम है पायरिडॉक्सिन। देखिए, सिक्स और इसमें पैराडॉक्सिन लगा हुआ, आप इसे याद कर सकते हैं। तो विटामिन बी सिक्स का रासायनिक नाम है पैराडॉक्सिन। अच्छा, विटामिन बी सेवन का नाम है बायोटीन। विटामिन बी सेवन का रासायनिक नाम है बायोटीन। एक बार फिर से याद करेंगे। विटामिन बी टू का नाम क्या है? राइबोफ्लेविन। विटामिन बी टू का नाम है राइबोफ्लेविन। विटामिन बी थ्री का नाम है दोस्तों नियासिन। विटामिन बी थ्री का नाम है नियासिन। विटामिन बी थ्री का नाम है नियासिन। पेलाग्रा रोग होता है दोस्तों विटामिन बी थ्री की कमी से। पेलाग्रा रोग होता है विटामिन बी थ्री की कमी से। विटामिन बी फाइव का रासायनिक नाम है पेंटोथेनिक। विटामिन बी फाइव का रासायनिक नाम है पेंटोथेनिक। अच्छा, विटामिन बी सिक्स का रासायनिक नाम पैराडॉक्सिन है। विटामिन बी सिक्स का रासायनिक नाम पैराडॉक्सिन है। अच्छा, विटामिन बी सेवन का रासायनिक नाम बायोटीन है। विटामिन बी सेवन का रासायनिक नाम बायोटीन है। विटामिन बी सेवन का रासायनिक नाम दोस्तों बायोटीन है। चलिए याद करते हैं। चलिए आते हैं फिर से। कहता है दोस्तों कि विटामिन बी नाइन का रासायनिक नाम फॉलिक अम्ल है। विटामिन बी नाइन का रासायनिक नाम फॉलिक अम्ल है। विटामिन बी नाइन का रासायनिक नाम फॉलिक अम्ल है।
अच्छा, विटामिन B12 का रासायनिक नाम कोबालमिन है। विटामिन B12 का रासायनिक नाम कोबालमिन है। विटामिन B12 का रासायनिक नाम कोबालमिन है। अच्छा, कोबाल्ट पाया जाता है विटामिन B12 में। कोबाल्ट पाया जाता है विटामिन B12 में। अच्छा, विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। अच्छा, स्कर्वी रोग होता है विटामिन सी की कमी से। विटामिन सी का स्रोत है दोस्तों नींबू, संतरा, नारंगी। ठीक है, इसको याद रखेंगे। साथ ही साथ घाव भरने में सहायक विटामिन कौन होता है दोस्तों? घाव भरने में रासायनिक विटामिन कौन होता है? घाव भरने में जो दोस्तों सहायक विटामिन है विटामिन सी होता है। दोस्तों आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि विटामिन विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है। तो दोस्तों विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल हो गया। चलिए आगे देखते हैं। कहता है कि रिकेट्स रोग होता है विटामिन डी की कमी से। रिकेट्स रोग होता है विटामिन डी की कमी से। विटामिन डी का मुख्य स्रोत है सूर्य प्रकाश। विटामिन डी का मुख्य स्रोत है सूर्य प्रकाश। विटामिन ई का रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल। विटामिन ई का रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल। विटामिन ई की कमी से होने वाला रोग है जनन क्षमता में कमी। जिसको विटामिन ई की कमी होगा ना दोस्तों, उसको जनन क्षमता में कमी होगा। विटामिन ई की कमी से होने वाला रोग है जनन क्षमता में कमी। अच्छा, विटामिन के का रासायनिक नाम है फिलोक्विनोन। विटामिन के का रासायनिक नाम है फिलोक्विनोन। रुधिर स्कंदन में सहायक होता है विटामिन के। ठीक है, रुधिर स्कंदन में सहायक होता है विटामिन के। एक बार फिर से देखेंगे। ये तो आप जानते हैं रिकेट्स होता है विटामिन डी की कमी से। विटामिन डी का मुख्य स्रोत सूर्य प्रकाश है। विटामिन ई का रासायनिक नाम टेकोफेरॉल है। विटामिन ई का रासायनिक नाम टेकोफेरॉल है। विटामिन ई की कमी से होने वाला रोग है जनन क्षमता में कमी। विटामिन ई की कमी से होने वाला रोग है जनन क्षमता में कमी। अच्छा, विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन। विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन। अच्छा, रुधिर स्कंदन में सहायक होता है विटामिन के। रुधिर स्कंदन में दोस्तों सहायक होता है विटामिन के। ठीक है, रक्त के थक्का बनने में सहायक विटामिन के, ये तो आप जानते हैं। किस विटामिन का संश्लेषण मानव शरीर में होता है? विटामिन डी एवं विटामिन के का। किस विटामिन का संश्लेषण मानव शरीर में होता है? विटामिन डी और विटामिन के। किस विटामिन का संश्लेषण दोस्तों मानव शरीर में होता है? विटामिन डी और के। अच्छा, मछली के लीवर में ऑयल में प्रचुरता होती है विटामिन ए तथा विटामिन डी। मछली के लीवर ऑयल में प्रचुर होती है, प्रचुर मात्रा में पाया जाता है विटामिन ए तथा विटामिन डी। मछली के लीवर ऑयल में प्रचुर मात्रा में होता है विटामिन ए तथा विटामिन डी। ठीक है, चलो जीवाणु जनित रोग। जीवाणु से होने वाले कौन कौन से रोग हैं? हैजा, डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस, प्लेग, टाइफाइड, क्षय रोग और कुष्ठ रोग। ये सारे के सारे जीवाणु से होते हैं। हैजा जीवाणु से होता है। हैजा जीवाणु से होता है। हैजा जीवाणु से होता है। डिप्थीरिया भी जीवाणु से होता है। डिप्थीरिया जीवाणु से होता है। डिप्थीरिया जीवाणु से होता है। काली खांसी जीवाणु से होता है। काली खांसी जीवाणु से होता है। काली खांसी जीवाणु से होता है। टिटनेस भी जीवाणु से होता है। टिटनेस दोस्तों जीवाणु से होता है। टिटनेस भी जीवाणु से होता है। प्लेग भी जीवाणु से होता है। प्लेग भी जीवाणु से होता है। टाइफाइड भी जीवाणु से होता है। टाइफाइड भी जीवाणु से होता है। क्षय रोग जीवाणु से होता है। क्षय रोग जीवाणु से होता है। कुष्ठ रोग जीवाणु से होता है। कुष्ठ रोग भी जीवाणु से होता है। हमने क्या देखा? हैजा जीवाणु से, डिप्थीरिया जीवाणु से, काली खांसी जीवाणु से, टिटनेस जीवाणु से, प्लेग जीवाणु से, टाइफाइड जीवाणु से, क्षय रोग या टीबी जिसको बोलते हैं जीवाणु से, और कुष्ठ रोग भी जीवाणु से। अच्छा, एंटीबायोटिक एम्पी एम्पिसिलिन प्राप्त होता है बैक्टीरिया से। एक एंटीबायोटिक है दोस्तों एम्पिसिलिन। एक एंटीबायोटिक है एम्पिसिलिन, जो प्राप्त होता है बैक्टीरिया से। तो एम्पिसिलिन जो एंटीबायोटिक है दोस्तों, वो प्राप्त होता है बैक्टीरिया से। अच्छा, एंटीबायोटिक नष्ट करते हैं बैक्टीरिया को। जो एंटीबायोटिक हम लोग दवा खाते हैं ना कभी कभी, वो बैक्टीरिया को नष्ट कर देता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। एंटीबायोटिक्स का जनक है सेलमैन वॉक्समैन। एंटीबायोटिक्स का जनक है सेलमैन वॉक्समैन। एंटीबायोटिक का जनक है सेलमैन वॉक्समैन। एंटीबायोटिक का जनक है सेलमैन वॉक्समैन। अच्छा, हैजा और टाइफाइड होता है जल प्रदूषण से। 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 हैजा या कॉलरा प्रभावित करता है आंत को। हैजा या कॉलरा प्रभावित करता है आंत को। हैजा या कॉलरा प्रभावित करता है आंत को। अच्छा, टाइफाइड प्रभावित करता है आंत को। देखिए, हैजा और टाइफाइड दोनों का दोनों आंत को प्रभावित करता है। ठीक है, कहते हैं कि टाइफाइड, जिसको आंत ज्वर भी कहते हैं, टाइफाइड का पता लगाने के लिए किया जाता है विडाल टेस्ट। टाइफाइड का पता लगाने के लिए हम विडाल टेस्ट करते हैं। ठीक है, इसमें दो चीज़ और, एक चीज़ और देखिए, एंटीबायोटिक्स का जनक सेलमैन वॉक्समैन।
एंटीबायोटिक्स का जनक सेलमैन वॉक्समैन, एंटीबायोटिक्स का जनक सेलमैन वॉक्समैन। एंटीबायोटिक्स नष्ट करता है बैक्टीरिया को, एंटीबायोटिक नष्ट करता है बैक्टीरिया को। अच्छा, हैजा और टाइफाइड होता है जल प्रदूषण से। हैजा और टाइफाइड दोनों आंत को प्रभावित करता है, ठीक है, ये दोनों आंत को प्रभावित करता है। हैजा और टाइफाइड आंत को प्रभावित करता है। टाइफाइड को आंत जोर कहते हैं, इसको पता लगाने के लिए विडाल टेस्ट किया जाता है। आगे देखेंगे, टाइफाइड के उपचार के लिए उपयोग किया जाता है क्लोरोमाइसिटीन औषधि। टाइफाइड के उपचार के लिए उपयोग किया जाता है क्लोरोमाइसिटीन औषधि। टाइफाइड के उपचार के लिए उपयोग किया जाता है क्लोरोमाइसिटीन औषधि, क्लोरोमाइसिटीन औषधि, क्लोरोमाइसिटीन औषधि। ये दवा खाएंगे ना क्लोरोमाइसिटीन औषधि, तो टाइफाइड खत्म हो जाएगा। अच्छा, संक्रमित चूहे को काटने से होता है प्लेग। जो संक्रमित चूहा है ना, वो अगर किसी को काट लेगा ना तो प्लेग फैल जाएगा। अगर संक्रमित चूहा किसी को काटेगा तो प्लेग फैलेगा। प्लेग से प्रभावित होने वाला अंग है गर्दन की ग्रंथि एवं श्वसन तंत्र। जब किसी को प्लेग होगा ना दोस्तों, तो गर्दन की ग्रंथि भी प्रभावित हो जाती है और श्वसन तंत्र भी प्रभावित हो जाता है प्लेग से, ठीक है। काली खांसी को कहा जाता है पर्टूसिस। काली खांसी को दोस्तों पर्टूसिस कहते हैं। साथ ही साथ कहता है कि ट्यूबरक्लोसिस टीबी यक्ष्मा रोग माइकोबैक्टीरियम बैक्टीरिया द्वारा होता है। ये तो आप जानते ही हैं, जो टीबी होता है माइकोबैक्टीरियम बैक्टीरिया द्वारा होता है। अच्छा, टीबी से प्रभावित होने वाला अंग है फेफड़ा। टीबी से प्रभावित होने वाला अंग फेफड़ा है। टीबी के जीवाणु की खोज रॉबर्ट कोच ने किया था। टीबी का जो जीवाणु है उसका खोज रॉबर्ट कोच ने किया था। टीबी के जीवाणु का खोज रॉबर्ट कोच ने किया था। अच्छा, टीबी के इलाज में जो दवा प्रयोग होता है उसको स्ट्रेप्टोमाइसिन कहते हैं। टीबी के इलाज में जो दवा प्रयोग होता है उसको, उस दवा को स्ट्रेप्टोमाइसिन कहते हैं। टीबी के इलाज में प्रयुक्त जो दवा है दोस्तों स्ट्रेप्टोमाइसिन है। टीबी के इलाज में प्रयुक्त दवा है दोस्तों स्ट्रेप्टोमाइसिन। टीबी दिवस 24 मार्च को मनाते हैं। टीबी दिवस 24 मार्च को मनाते हैं। अच्छा, बीसीजी का जो टीका लगाया जाता है वह यक्ष्मा के लिए, टीबी के लिए ही लगाया जाता है। तो बीसीजी का टीका है दोस्तों वो यक्ष्मा का टीका है, ठीक है। एक बार फिर से इसको देखेंगे, थोड़ा जटिल है। देखिए, टीबी होता है माइकोबैक्टीरियम बैक्टीरिया से। टीबी से आंत फेफड़ा प्रभावित होता है। टीबी से फेफड़ा प्रभावित होता है। टीबी के जीवाणु का खोज रॉबर्ट कोच ने किया था। टीबी के जीवाणु का खोज दोस्तों रॉबर्ट कोच ने किया था, ठीक है। अच्छा, टीबी के इलाज में जो दवा होता है स्ट्रेप्टोमाइसिन। टीबी के इलाज में जो दवा प्रयुक्त होता है उसको बोलते हैं स्ट्रेप्टोमाइसिन, ठीक है। टीबी दिवस 24 मार्च को मनाते हैं। टीबी दिवस 24 मार्च को मनाते हैं। बीसीजी का टीका यक्ष्मा के लिए लगाया जाता है। बीसीजी का टीका दोस्तों यक्ष्मा के लिए लगाया जाता है। बीसीजी का अर्थ होता है बैसिलस कालमेट यूग्रीन। बीसीजी का अर्थ होता है बी से बैसिलस, सी फॉर कालमेट और जी फॉर ग्यूरिन। बी फॉर बैसिलस, सी फॉर कालमेट और जी फॉर ग्यूरिन। तो बीसीजी का हो गया बैसिलस कालमेट ग्यूरिन। अच्छा, शिशु में बीसीजी का टीका लगाया जाता है जन्म के तुरंत बाद। शिशु में बीसीजी का टीका लगाया जाता है जन्म के तुरंत बाद। अच्छा, डॉट्स क्या है? डॉट्स तो टीबी के इलाज का अभियान है। डॉट्स क्या है? टीबी के इलाज का अभियान है। डॉट्स क्या है दोस्तों? टीबी के इलाज का अभियान है। अच्छा, डॉट्स का अर्थ क्या होता है? तो ये होता है डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स, ठीक है। देखिए, डॉट्स का मतलब हुआ दोस्तों डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। डॉट्स का मतलब होता है दोस्तों डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। अच्छा, डिप्थीरिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है? श्वास नली। डिप्थीरिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है? श्वास नली। श्वास नली। टिटनेस से तो आप जानते ही हैं, तंत्रिका तंत्र खराब होता है, ठीक है। तो एक चीज और देख लें यहाँ से, थोड़ा सा एक बार रिमाइंड करवा दे। बीसीजी का अर्थ क्या होता है, मतलब बीसीजी का पूरा नाम पूछ रहा है, बैसिलस कालमेट यूग्रीन, ठीक है। और डॉट्स जो है दोस्तों, डॉट्स टीबी के इलाज का एक अभियान है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है कि धनुष टंकार या लौकजा रोग क्या कहलाता है? कहता है कि धनुष टंकार या जो लौकजा रोग है वो किसको बोलते हैं? तो टिटनेस को बोलते हैं। धनुष टंकार या लौकजा रोग दोस्तों टिटनेस को कहते हैं। अच्छा, ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन क्या कहलाता है? डीपीटी। ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन क्या कहलाता है? डीपीटी। कहता है दोस्तों कि ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन क्या कहलाता है? डीपीटी। ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन क्या कहलाता है? डीपीटी, ठीक है। तो कहता है दोस्तों कि ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन व डीपीटी को बोलते हैं। अच्छा, डीपीटी का टीका लगाया जाता है
डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनेस के रोग को बचाने के लिए, ये तो आपको याद ही होगा। चलिए, निमोनिया रोग का कारण क्या है? जीवाणु। निमोनिया रोग क्यों फैलता है? जीवाणु के कारण। निमोनिया रोग क्यों फैलता है? जीवाणु के कारण। अच्छा, निमोनिया रोग प्रभावित करता है फेफड़ा को। दोस्तों, टीबी भी फेफड़ा को प्रभावित किया था और निमोनिया रोग भी फेफड़ा को प्रभावित करता है। अच्छा, कुष्ठ रोग दोस्तों, कुष्ठ रोग किसको प्रभावित करता है? तो त्वचा को। कुष्ठ रोग प्रभावित करता है त्वचा को, ठीक है। आगे देखेंगे कि कुष्ठ रोग का दोस्तों जो कोढ़ है, जिसको कोढ़ी कहा जाता है, तो कुष्ठ रोग का अन्य नाम भी है, जिसे लेप्रोसी या हैंसन रोग। ये दोनों का दोनों कुष्ठ रोग का ही उपनाम है। तो कुष्ठ रोग का अन्य नाम है। लेप्रोसी का मतलब क्या हुआ? कुष्ठ रोग। लेप्रोसी का मतलब हुआ कुष्ठ रोग, और हैंसन रोग का मतलब ही दोस्तों कुष्ठ रोग होता है, ठीक है। अच्छा, कुष्ठ रोग का उपचार होता है एमडीटी दवाओं से। कुष्ठ रोग का उपचार होता है एमडीटी दवाओं से। कुष्ठ रोग का उपचार होता है एमडीटी दवाओं से, ठीक है। अच्छा, एमडीटी का पूरा नाम क्या है? मल्टी ड्रग थेरेपी। एमटीडी का पूरा नाम होता है मल्टी ड्रग थेरेपी। एमडीटी का पूरा नाम होता है मल्टी ड्रग थेरेपी। अच्छा, एमडीटी में शामिल होता है डेप्सोन, क्लोफाजिमिन और रिफैमिथिन। तो एमडीटी में शामिल कौन कौन है? डेप्सोन है, क्लोफाजिमिन है और रिफैमिथिन है। डेप्सोन, क्लोफाजिमिन एवं रिफैमिथिन है। अच्छा, एमडीटी में शामिल कौन कौन है? तो इसमें शामिल है डेप्सोन, क्लोफाजिमिन एवं रिफैमिथिन। डेप्सोन, क्लोफाजिमिन एवं रिफैमिथिन। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको काफ़ी अच्छे से याद हो रहा होगा। अच्छा, गोनोरिया और सिफिलिस रोग होता है, यौन रोग है। गोनोरिया और सिफिलिस जो रोग है ना, वह एक यौन रोग है। गोनोरिया और सिफिलिस रोग है वो यौन रोग है। जैसे एड्स है ना यौन रोग, वैसे ही। एक बार फिर से देखेंगे, कुष्ठ रोग का अन्य नाम कौन कौन है? लाइप्रोसी और हैंसेन, ठीक है। कुष्ठ रोग का दोस्तों जो अन्य नाम है लेप्रोसी और हैंसन रोग है। अच्छा, कुष्ठ रोग का उपचार करते हैं एमडीटी दवाओं से। अच्छा, एमडीटी का पूरा नाम क्या है? मल्टी ड्रग थेरेपी। एमडीटी का पूरा नाम है मल्टी ड्रग थेरेपी। अच्छा, एमडीटी में शामिल क्या क्या होता है? तो एमडीटी में शामिल है डेप्सोन, क्लोफाजिमिन और रिफैमिथिन। एमडीटी में शामिल है डेप्सोन, क्लोफाजिमिन और रिफैमिथिन। अच्छा, गोनोरिया और सिफिलिस दोस्तों ये एक यौन रोग है। चलिए, प्रोटोजोआ से संबंधित रोग है उसको जानेंगे। ठीक है, प्रोटोजोआ से जो संबंधित रोग है, मलेरिया, अतिसार, पायरिया, पेचिस, कालाजर, निद्रा रोग। दोस्तों, मलेरिया किससे होता है? प्रोटोजोआ से। मलेरिया प्रोटोजोआ से, मलेरिया प्रोटोजोआ से। अच्छा, अतिसार किससे होता है? ये भी प्रोटोजोआ से। अतिसार भी प्रोटोजोआ से, अतिसार भी प्रोटोजोआ से। पायरिया जो दोस्तों दांत की बीमारी है, दांत पीला होता है, तो पायरिया भी प्रोटोजोआ से होता है। पेचिस भी प्रोटोजोआ से होता है, पेचिस भी प्रोटोजोआ से होता है। काला जर भी प्रोटोजोआ से होता है। और दोस्तों, निद्रा रोग जो होता है, जो आप लोगों को अभी नींद आ रहा होगा, तो नींद आएगा तो सोइएगा, याद करने वाला पूरा याद करके बैठा हुआ है और याद करके नौकरी लेके चला गया। तो इसलिए नींद को त्यागिए, आंख में पानी मारिए और आ जाइए, प्रोटोजोआ से बचिए। चलिए, मलेरिया रोग होता है प्लाज्मोडियम परजीवी से, ये तो आप जानते ही हैं। मलेरिया रोग होता है प्लाज्मोडियम परजीवी से। अच्छा, प्लाज्मोडियम परजीवी की खोज किसने किया था? तो रोनाल्ड रॉस ने। प्लाज्मोडियम परजीवी की खोज किया था दोस्तों, रोनाल्ड रॉस ने। प्लाज्मोडियम परजीवी की खोज किया था रोनाल्ड रॉस ने, ठीक है। हाँ, चलिए, मलेरिया का वाहक क्या है? मतलब वाहक का मतलब हुआ कि किस मच्छर मच्छर के काटने से मलेरिया फैलता है। तो मादा एनाफिलीज मच्छर। एक बार फिर से देखेंगे। देखिए, मलेरिया किससे होता है? प्रोटोजोआ से। मलेरिया होता है प्रोटोजोआ से। अतिसार होता है प्रोटोजोआ से। अतिसार होता है प्रोटोजोआ से। पायरिया होता है प्रोटोजोआ से। पायरिया होता है प्रोटोजोआ से। पेचिस होता है प्रोटोजोआ से। पेचिस भी प्रोटोजोआ से। कालाजर प्रोटोजोआ से। कालाजर प्रोटोजोआ से। और निद्रा रोग दोस्तों ये भी प्रोटोजोआ से होता है। अच्छा, मलेरिया रोग होता है प्लाज्मोडियम परजीवी से। अच्छा, प्लाज्मोडियम परजीवी की खोज किसने किया था? रोनाल्ड रॉस। और मलेरिया का वाहक है मादा एनोफिलिस मच्छर। चलिए आगे बढ़ते हैं, एकदम याद करते जाइए,
2-3 बार इस वीडियो को देखेंगे आपको पूरा याद हो जाएगा। अच्छा, मलेरिया से प्रभावित अंग है प्लीहा या तिल्ली। मलेरिया जिसको होता है ना उसको उसका प्लीहा प्रभावित हो जाता है, ठीक है। अच्छा, मलेरिया शब्द का प्रथम उपयोग किसने किया था? मेकुलाच ने। मलेरिया शब्द का प्रथम प्रयोग किया था मेकुलाच ने। मलेरिया शब्द का प्रथम प्रयोग किया था मेकुलाच ने। मलेरिया शब्द का प्रथम प्रयोग किया था मेकुलाच ने। मलेरिया उपचार के लिए प्रमुख औषधि क्या है? कुनैन। मलेरिया उपचार के लिए प्रमुख औषधि है दोस्तों कुनैन। मलेरिया उपचार के लिए प्रमुख औषधि है कुनैन। अच्छा, कुनैन प्राप्त होता है किससे? सिनकोना की छाल से। अच्छा, ओ आर टी क्या है? ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी। ओ आर टी का दोस्तों पूरा नाम ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी है। तो ओ आर टी चिकित्सा किससे संबंधित है? मतलब ओ आर टी जो चिकित्सा है वो किससे संबंधित है? वह एक अतिसार से संबंधित है। ओ आर टी चिकित्सा किससे संबंधित है? अतिसार से संबंधित है। तो दोस्तों हमने क्या बताया? ओ आर टी चिकित्सा संबंधित है अतिसार से। अच्छा, अतिसार रोग का वाहक कौन है? घरेलू मक्खी। घरेलू मक्खी काट लेगा ना तो अतिसार रोग हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा क्वेश्चन कब आ जाएगा दोस्तों कोई नहीं जानता है। शॉर्टकट के चक्कर में रहिएगा तो बड़ा दुर्गति लिखा हुआ है। इसलिए पूरा क्वेश्चन को एक एक करके बारीकी से हम याद करवा रहे हैं, आप भी याद कीजिए। देखिए, अतिसार का मुख्य कारण क्या है? रोटा वायरस। अतिसार का प्रमुख कारक है रोटा वायरस। अच्छा, पायरिया बीमारी होती है दांत और मसूड़े में। दांत की बीमारी होती है किसकी कमी से? फ्लोरीन की कमी से। दांत की बीमारी होती है फ्लोरीन की कमी से। दोस्तों दांत की बीमारी होती है फ्लोरीन की कमी से। अच्छा, फ्लोरीन के कमी से होता है दांतों का क्षरण, मतलब दांत झड़ जाता है। अच्छा, पेचिस होता है एंट अमीबा प्रोटोजोआ से। पेचिस होता है दोस्तों एंट अमीबा प्रोटोजोआ से। अच्छा, पेचिस रोग क्या प्रभावित करता है? आंत को। पेचिस रोग से प्रभावित होने वाला जो मानव का अंग है वो है आंत, ठीक है। अच्छा, कालाजार का कारक कौन है? लिस्मेनिया परजीवी। कालाजार का कारक कौन है? लिस्मेनिया परजीवी, ठीक है। इसको एक बार फिर से देखेंगे। देखिए, अतिसार का मुख्य कारक है रोटा वायरस। अतिसार का मुख्य कारक है रोटा वायरस। अच्छा, दांत की बीमारी होती है फ्लोरीन की कमी से। दोस्तों जो आपको याद है ना उसको हम याद नहीं करवाएंगे, सिर्फ एक बार बोलेंगे। जो आपको याद नहीं है उसको हम बार बार बोल के याद करवाएंगे, ठीक है। तो दांत की बीमारी किसकी कमी से होती है? फ्लोरीन की कमी से। जब शरीर में फ्लोरीन की कमी हो जाएगा ना तो दांत झड़ जाएगा, मतलब दांत का क्षरण हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, पेचिस होता है एंट अमीबा प्रोटोजोआ से। पेचिस होता है एंट अमीबा प्रोटोजोआ से। अच्छा, पेचिस रोग किसको प्रभावित करता है? तो आंत को। और कालाजार का कारक है लिस्मेनिया परजीवी। तो दोस्तों काला जड़ का कारक है, हम आपको बताए थे, लिस्मेनिया परजीवी। काला जड़ का कारक कौन है? लिस्मेनिया परजीवी। अच्छा, निद्रा रोग किस प्रोटोजोआ के कारण होता है? तो ट्रिपेनोसोमा प्रोटोजोआ। ट्रिपेनोसोमा ट्रिपेनोसोमा प्रोटोजोआ के कारण। निद्रा रोग किस प्रोटोजोआ के कारण होता है? ट्रिपेनोसोमा प्रोटोजोआ के कारण। ट्रिपेनोसोना प्रोटोजोआ के कारण। अच्छा, निद्रा रोग का वाहक कौन है? सीसी मक्खी। निद्रा रोग का वाहक है सीसी मक्खी। आगे चलते हैं, कवक फफूंदी से होने वाला रोग, इसको देखेंगे। देखिए, दम्मा, एथलीट फूट, खाज, दाद, खुजली, गंजापन, ये सब दोस्तों कवक या फंगस से होता है। देखिए, दाद, खाज, खुजली, गंजापन तो आप जानते थे कि कवक से होता है, लेकिन दम्मा और एथलीट फूट ये भी कवके से होता है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा, एथलीट फूट का कारण क्या है? ट्राइकोफाइटोन। एकदम याद कीजिएगा। एथलीट फूट का कारक कारक कवक कौन है? मतलब एथलीट फूट को किस कवक से होता है? ट्राइकोफाइटोन कवक। नाम देख रहे कितना अजीब है। ट्राइकोफाइकोन कवक से एथलीट फूट हो जाएगा। ट्राइकोफाइटोन कवक से एथलीट फूट रोग हो जाएगा। चलिए, गंजापन का कारण है टीनिया कैटपिस कवक, एकदम इम्पॉर्टेंट है। गंजापन जो है दोस्तों टीनिया कैप्टिस कवक। तो टीनिया कैप्टिस कवक से क्या हो जाता है? गंजापन। गंजापन किससे होता है? टीनिया कैप्टिस कवक। गंजापन किससे होता है? टीनिया कैप्टिस कवक। अच्छा, एंटीबायोटिक्स का निर्माण कवक से ही होता है। एंटीबायोटिक्स जितना भी बनता है दोस्तों
वो कवक से ही बनता है। इसको याद रखिएगा, ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। चलिए आगे। एंटीबायोटिक शब्द सबसे पहले किसने प्रयोग किया था? तो सेलमैन वॉक्समैन 1942 में। एंटीबायोटिक शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था सेलमैन वॉक्समैन ने 1942 में। एंटीबायोटिक शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था सेलमैन वॉक्समैन ने, एक ही आदमी का नाम है, 1942 में, ठीक है। अच्छा, पहला एंटीबायोटिक क्या है? पेंसिलिन, ये तो आप जानते ही हैं। अच्छा, पेंसिलिन की खोज किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। पेंसिलिन की खोज किया था दोस्तों अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। अच्छा, दर्द निवारक दवाएं कहलाती है एनाल्जेसिक। दर्द निवारक दर्द निवारक दवाएं एनाल्जेसिक कहलाते हैं। एक बार फिर से देखेंगे इसको। एंटीबायोटिक शब्द का सबसे पहला प्रयोग किसने किया था? सेलमैन वॉक्समैन, ठीक है, सेलमैन वॉक्समैन। एंटीबायोटिक शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था सेलमैन वॉक्समैन ने, कब? 1942 में। पहला एंटीबायोटिक आप जानते हैं पेंसिलियम है। अच्छा, पेंसिलिन पेंसिलिन है। अच्छा, पेंसिलिन की खोज किया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। दर्द निवारक दवाएं कहलाती है एनाल्जेसिक। अब आइए विषाणु से जो रोग होता है उसको देखिए। रोग किससे होता है? ये एकदम इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन आता ही आता है। एड्स विषाणु से होता है। एड्स विषाणु से होता है। डेंगू ज्वर भी विषाणु से होता है। डेंगू ज्वर भी विषाणु से होता है। पोलियो भी विषाणु से होता है। इन्फ्लुएंजा भी विषाणु से होता है। पोलियो इन्फ्लुएंजा भी विषाणु से होता है। रेबीज भी विषाणु से होता है। रेबीज भी विषाणु से होता है। ट्रेकोमा दोस्तों आंखों की बीमारी है ट्रेकोमा, तो ट्रेकोमा भी विषाणु से होता है। अच्छा, मेनिंजाइटिस जो है ना, ये भी विषाणु से होता है। मेनिंजाइटिस भी विषाणु से होता है। चेचक भी विषाणु से होता है। चेचक भी विषाणु से होता है। हर्पिज भी विषाणु से होता है। हर्पिज भी विषाणु से होता है। खसरा भी विषाणु से होता है। खसरा भी विषाणु से होता है। अच्छा, हेपेटाइटिस या पीलिया, हेपेटाइटिस को ही पीलिया कहते हैं, जिसको जोंडिस कहा जाता है। तो हेपेटाइटिस को ही पीलिया कहते हैं, तो इस ये भी विषाणु से होता है। छोटी माता और गलसुआ, जिसको गलसोत कहते हैं, गांव सब में बोलता है गलफुल्ला वाला बीमारी। तो छोटी माता और गलसुआ दोस्तों ये भी विषाणु से होता है। एक बार फिर से देखेंगे इसको। विषाणु से होने वाला रोग कौन कौन है? एड्स विषाणु से होता है। एड्स विषाणु से होता है। एड्स विषाणु से होता है। डेंगू ज्वर विषाणु से होगा। डेंगू ज्वर विषाणु से होता है। पोलियो विषाणु से होगा। पोलियो विषाणु से होगा। इन्फ्लुएंजा विषाणु से होगा। इन्फ्लुएंजा विषाणु से होगा। रेबीज रेबीज भी विषाणु से होगा। रेबीज विषाणु से होगा। ट्रेकोमा विषाणु से होगा। ट्रेकोमा विषाणु से होगा। मेनिंजाइटिस विषाणु से होगा। मेनिंजाइटिस विषाणु से होगा। चेचक ये भी विषाणु से होगा। चेचक भी विषाणु से होगा। हर्पीज विषाणु से होगा। हर्पीज विषाणु से होगा। खसरा भी विषाणु द्वारा होता है। खसरा भी विषाणु द्वारा होता है। हेपेटाइटिस या पीलिया दोस्तों विषाणु से होगा। हेपेटाइटिस या पीलिया ये भी विषाणु से होगा। छोटी माता विषाणु से होगा। छोटी माता विषाणु से, और गलसुआ भी विषाणु से होता है, ठीक है। एड्स का पूरा नाम एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, ये तो आपको पता ही होगा। चलिए आगे चलते हैं। एड्स प्रभावित करता है प्रतिरक्षा तंत्र को। एड्स किसको प्रभावित करेगा? प्रतिरक्षा तंत्र को, ठीक है। एड्स रोग होता है एचआईवी विषाणु से, ठीक है, ये तो आप जानते हैं। अच्छा, एचआईवी विषाणु क्या कहलाता है? रेट्रोवायरस। एचआईवी विषाणु कहलाता है रेट्रोवायरस। एचआईवी विषाणु दोस्तों रेट्रोवायरस कहलाता है, ठीक है। एचआईवी का पूरा नाम है ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस। ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस। ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस। अच्छा, एड्स की जांच होती है एलिसा टेस्ट द्वारा। एड्स की जांच होता है एलिसा टेस्ट के द्वारा। अब एलिसा का पूरा नाम जानेंगे। एलिसा का ELISA, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो इम्यूनोसोर्बेंट एस्से, इसको बोलते हैं। एलिसा का पूरा नाम एंजाइम, एल से लिंक्ड, आई से इम्यूनोसोर्बेंट, और ए से एस्से। तो ई से हो जाएगा एंजाइम, एल से लिंक्ड, और आई से इम्यूनोसोर्बेंट, और एस से एस्से हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाते हैं। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाते हैं। अच्छा, विश्व एड्स दिवस तो 1 दिसंबर को।
पोलियो के टीका की खोज किया था जोनास साल्क ने। पोलियो पोलियो के टीका का खोज किया था जोनास साल्क ने। पोलियो के टीका की खोज किया था जोनास साल्क ने। अच्छा, पोलियो ड्रॉप्स की खोज किसने किया था? अल्बर्ट साबिन ने। देखिए, पोलियो का टीका खोजा जोनास साल्क, और पोलियो ड्रॉप जो होता है ना, उसको खोजा था अल्बर्ट साबिन ने। तो पोलियो का टीका खोजा जोनास साल्क ने, और पोलियो का ड्रॉप्स ड्रॉप्स खोजा था दोस्तों अल्बर्ट साबिन ने। अच्छा, पोलियो प्रभावित करता है तंत्रिका तंत्र को। पोलियो तंत्रिका तंत्र को प्रभावित कर देता है। साल्क टीका संबंधित है पोलियो से। साल्क टीका संबंधित है पोलियो से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है कि साल्क का टीका का आविष्कार जोनास साल्क ने किया था। साल्क टीका के आविष्कारक है जोनास साल्क। अच्छा, विश्व पोलियो दिवस 24 अक्टूबर को मनाते हैं। विश्व पोलियो दिवस 24 अक्टूबर को मनाते हैं। विश्व पोलियो दिवस 24 अक्टूबर को मनाते हैं। विश्व पोलियो दिवस दोस्तों 24 अक्टूबर को मनाते हैं। भारत में पल्स पोलियो कार्यक्रम की शुरुआत 1995 से हुआ है। भारत में पल्स पोलियो कार्यक्रम की शुरुआत दोस्तों 1995 से हुआ है। ठीक है। अच्छा, WHO ने भारत को पोलियो मुक्त देश घोषित किया था 27 मार्च 2014 को। WHO ने वर्ल्ड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भारत को पोलियो मुक्त देश घोषित किया था 27 मार्च 2014 को। तो WHO ने भारत को पोलियो मुक्त देश कब घोषित किया? 27 मार्च 2014 को। दोस्तों, चेचक होता है वेरियोला वायरस से। चेचक होगा वेरियोला जोस्टर वायरस विषाणु से। ठीक है, तो चेचक होगा वेरियोला विषाणु से। अच्छा, चेचक क्या प्रभावित करता है? त्वचा को। चेचक प्रभावित करता है त्वचा को। अच्छा, चेचक के टीका की खोज किसने किया था? एडवर्ड जेनर ने। चेचक के टीका की खोज एडवर्ड जेनर ने। विश्व से चेचक का उन्मूलन खत्म हुआ था 1980 में। विश्व से चेचक का उन्मूलन वर्ष, विश्व से चेचक का उन्मूलन वर्ष माने खत्म हुआ 1980 से। अच्छा, सार्स क्या है? विषाणु जनित श्वसन रोग है। सार्स क्या है? विषाणु जनित श्वसन रोग है। ठीक है, विषाणु से होने वाला रोग सार्स है। सार्स क्या होता है? कोरोना वायरस से। सार्स होता है कोरोना वायरस से। सार्स होता है कोरोना वायरस से। ठीक है, एक बार फिर से इसको देखेंगे, थोड़ा ये पेचीदा है। देखिए, चेचक होता है वेरियोला जोस्टर विषाणु से। चेचक होता है वेरियोला जोस्टर विषाणु से। चेचक प्रभावित करता है त्वचा को। चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने। विश्व चेचक का उन्मूलन वर्ष 1980। अच्छा, सार्स जो है ना, विषाणु जनित श्वसन रोग है। सार्स क्या है? एक श्वसन रोग है जो विषाणु से होता है। सार्स होता है कोरोना वायरस से। सार्स होता है कोरोना वायरस से। दोस्तों, सार्स का पूरा नाम बताया है, SARS का, सेवरे एक्यूट रेपिसेटरी सिंड्रम। रेस्पिरेटरी सिंड्रम कहता है कि सेवरे एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रम। सेवरे एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रम। ठीक है, अब आइए देखते हैं। अ, अब आपको दोस्तों देखेंगे कि रेबीज प्रभावित करता है। रेबीज भी तंत्रिका तंत्र को दोस्तों प्रभावित कर देता है। रेबीज भी तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। हाइड्रोफोबिया होता है रेबीज का विषाणु से। हाइड्रोफोबिया होता है रेबीज के विषाणु से। ठीक है। अच्छा, जल से भय रोग का लक्षण होता है रेबीज से। जब रेबीज किसी को हो जाएगा ना, तो वो पानी से डरने लगेगा। तो जल से भय होगा रेबीज से। अच्छा, पालन कुत्ते के काटने से भी रेबीज हो जाता है। ठीक है। रेबीज का टीका की खोज लुई पास्चर ने किया था। रेबीज की टीका की खोज लुई पास्चर ने किया था। हड्डी तोड़ ज्वर कहलाता है डेंगू ज्वर। हड्डी तोड़ ज्वर कहलाता है डेंगू ज्वर। हड्डी तोड़ ज्वर कहलाता है डेंगू ज्वर। अच्छा, डेंगू का वाहक है एडीज इजिप्ट मच्छर। डेंगू का वाहक है एडीज इजिप्ट मच्छर। डेंगू का वाहक है एडीज इजिप्ट मच्छर। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। दोस्तों, जो डेंगू बुखार होगा ना, उसमें प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। ये आप लोग पटना में रहते होंगे तो बहुत लोगों को डेंगू हो जाता है, तो प्लेटलेट्स की चेकअप करवाने जाते हैं कि कितना लाख प्लेटलेट्स उसके शरीर में मौजूद है। अच्छा, जापानी इंसेफ्लाइटिस होता है विषाणु से। जापानी इंसेफ्लाइटिस होता है विषाणु से। तो जापानी इंसेफ्लाइटिस किससे होता है? विषाणु से होता है। अच्छा, जापानी इंसेफ्लाइटिस रोग का वाहक होता है
क्यूलेक्स प्रजाति के मच्छर एवं सूअर। जापानी इंसेफ्लाइटिस रोग का वाहक है क्यूलेक्स प्रजाति के मच्छर एवं सूअर। जापानी इंसेफ्लाइटिस रोग का वाहक है क्यूलेक्स प्रजाति के मच्छर एवं सूअर। अच्छा, पीला बुखार क्या है? वायरस जनित बुखार है। पीला बुखार है वायरस जनित बुखार। पीला बुखार है वायरस जनित बुखार। ठीक है, वायरस जनित बीमारी है पीला बुखार। अच्छा, पीत ज्वर फैलता है एडीज इजिप्ट मच्छर से। पीत ज्वर फैलता है एडीज इजिप्ट मच्छर से। स्वाइन फ्लू क्या है? वायरस जनित बीमारी है। स्वाइन फ्लू दोस्तों वायरस जनित बीमारी है। इसको फिर से देखेंगे। डेंगू बुखार में तो प्लेटलेट्स की कमी हो जाता है। जापानी इंसेफ्लाइटिस होता है विषाणु से। जापानी इंसेफ्लाइटिस होता है विषाणु से। अच्छा, जापानी इंसेफ्लाइटिस रोग का वाहक है क्यूलिक्स प्रजाति के मच्छर और सूअर। जापानी इंसेफ्लाइटिस रोग का वाहक है क्यूलिक्स प्रजाति के मच्छर और सूअर। पीला बुखार होता है वायरस जनित बीमारी से। पीला बुखार होता है वायरस जनित बीमारी से। पीत ज्वर फैलता है एडीज इजिप्ट मच्छर से। पीत ज्वर फैलता है एडीज इजिप्ट मच्छर से। स्वाइन फ्लू क्या है? वायरस से होने वाला बीमारी है। स्वाइन फ्लू दोस्तों वायरस से होने वाला बीमारी है। स्वाइन फ्लू वायरस का नाम है H1N1। स्वाइन फ्लू वायरस का नाम है H1N1। स्वाइन फ्लू वायरस का नाम है H1N1। अच्छा, बर्ड फ्लू है विषाणु जनित रोग। बर्ड फ्लू विषाणु से होता है। बर्ड फ्लू विषाणु से होता है। बर्ड फ्लू विषाणु से होता है। बर्ड फ्लू वायरस का नाम है H5N1। दोस्तों इसमें जो है ना कन्फ्यूजन होता है, इसको समझिएगा। देखिए, स्वाइन फ्लू तो वायरस से होता है। स्वाइन फ्लू वायरस से होता है। स्वाइन फ्लू वायरस का नाम है H1N1। बर्ड फ्लू भी वायरस से ही होता है, जिसको विषाणु बोलते हैं। बर्ड फ्लू भी वायरस या विषाणु से होता है। बर्ड फ्लू वायरस के नाम है H5N1। हर्पीज रोग से प्रभावित होने वाला अंग है त्वचा। हर्पीज रोग से प्रभावित होने वाला अंग है त्वचा। हर्पीज रोग से प्रभावित होने वाला अंग है दोस्तों त्वचा। पीलिया या हेपेटाइटिस से प्रभावित अंग यकृत। पीलिया या हेपेटाइटिस से प्रभावित अंग है यकृत। ठीक है, तो पीलिया या हेपेटाइटिस से कौन सा अंग प्रभावित होता है? यकृत। अच्छा, रानीखेत बीमारी फैलता है वायरस द्वारा। रानीखेत बीमारी भी दोस्तों वायरस से फैलता है। रानीखेत बीमारी भी दोस्तों वायरस से फैलता है। रानीखेत बीमारी संबंधित है मुर्गियों से। मुर्गी में ही दोस्तों रानीखेत बीमारी होता है। अच्छा, जंतु में होने वाली फूट एंड माउथ रोग। जंतु में होने वाली फूट एंड माउथ रोग विषाणु के कारण होता है। जंतु में होने वाला फूट एंड माउथ रोग विषाणु के कारण होता है। जंतु में होने वाला फूट एंड माउथ रोग विषाणु से होता है। जीका वायरस फैलता है एडीज मच्छर से। जीका वायरस फैलता है एडीज मच्छर से। जीका वायरस फैलता है एडीज मच्छर से। अच्छा, इबोला क्या है? तो ये पश्चिमी अफ्रीका में सीमित एक रोग है। इबोला दोस्तों पश्चिमी अफ्रीका में सीमित एक रोग है। इबोला क्या है? जो पश्चिमी अफ्रीका है ना, वहीं का एक सीमित रोग है। अच्छा, जीवाणु संक्रमण करने वाली विषाणु को कहते हैं जीवाणु विभोजी। जीवाणु संक्रमण करने वाले विषाणु को बोलते हैं जीवाणु विभोजी। जीवाणु संक्रमण करने वाले जो विषाणु है उसको जीवाणु विभोजी कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे। कहता है कि जीवाणु संक्रमण करने वाले विषाणु को जीवाणु विभोजी कहते हैं। छोटी मात्रा रोग होता है जल प्रदूषण से। छोटी मात्रा रोग होता है जल प्रदूषण से। अगला वीडियो में हम कोरोना वायरस से चर्चा करेंगे। उम्मीद है कि दोस्तों ये सेशन आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा, काफ़ी आप इंजॉय किए होंगे। तो अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, पढ़ाई कीजिए। जय हिंद।